नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो करता है आपकी मदद, बताता है आपको कि कहां, कब, कैसे निवेश करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें एक सही और सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग करके। तो अगर आपके पास भी अपने गोल्स से जुड़ा हुआ, अपने निवेश से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में आने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप हमें yourmoney@nw18.com पर। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप वहां भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल को लेंगे उससे पहले आज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर ही फोकस करते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है और अप्रैल की शुरुआत से अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहता है तो किन बातों का ख्याल रखे, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करे तो कहाँ कितना एलोकेशन करे, मार्केट में जब इस तरीके का उथल पुथल बनी हुई हो, ग्लोबल माहौल ठीक ना हो, इन्फ्लेशन का डर हो, तो क्या ऐसे समय में रुकना चाहिए या आगे बढ़कर निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? क्या सजेशंस आपके? नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। ये तो फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट हुआ तो एक जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टैक्स का जो चेंज आया, अमेंडमेंट आया, जहाँ पे डेट फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट कैटेगरीज में जो क्लासिफाइड होते थे, ऐसे फंड्स में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट जो है वो निकल चुका है। तो वो अगर निकल चुका है तो बहुत ही लोगों में ये कन्फ्यूजन होगा कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 23-24 वाला फाइनेंशियल ईयर, उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके जो पुराने जो डेट फंड्स जो आपने निवेश किए होंगे, या तो डेट क्लासिफाइड जो कैटेगरी है, डेट कैटेगरी है, जहाँ पे जो फंड्स क्लासिफाइड होते होंगे यानी कंसिडर किए जाते होंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 साल या 4 या 5 साल पहले जो आपने निवेश किया था डेट फंड्स में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और जब भी आप उनमें से निकलोगे या तो जब भी आप रिडम्पशन करोगे, आपका पैसा जो आपने निवेश किया है वो निकालोगे, तो उसमें जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल से ज़्यादा अगर आप रखोगे उसको और रखा हुआ रहेगा तो 3 साल के ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो बदलाव है वो समझना जरूरी है कि 1 अप्रैल से जो ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तभी के, यानी ये बजट में प्रोविजन अमेंडमेंट आया था फाइनेंस बिल में और ये लागू होगा। तो अभी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं उसको ये चीज़ को 3 में डिवाइड करूँगा। एक तो मुझे गोल्ड फंड, फिर आप इंटरनेशनल जो फंड्स होते हैं वो, और नॉर्मल डेट फंड्स। तो ये तीनों में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तीनों की स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अभी ये जो डेट क्लासिफाइड में जो LTCG विथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी मिलता था, वहाँ पे भी आप बेनिफिट ले सकते थे। जो अभी रूल चेंज हो चुका है उसमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसमें कैसे किया जाए, तो गोल्ड में जनरली क्या होता था कि गोल्ड 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं। एक तो गोल्ड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड ETF होते हैं और फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, और या तो आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड्स जो आते हैं गवर्नमेंट के वहाँ से, उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रूल होने के बाद अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो मेरे हिसाब से जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड्स जो है, यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स जो है SGB, उसमें निवेश करना काफी अच्छा होगा। 8 साल का लॉक इन रहेगा। लॉन्ग टर्म अगर आपको गोल्ड में निवेश करने की स्ट्रेटेजी बनाना है तो SGB काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल्ड और गोल्ड फंड्स जो है वो, उसमें जो टैक्सेशन है वो निकल चुका है। तो जो आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो थोड़ा सा उसमें बदलाव होने के कारण, चेंज होने के कारण, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी जो आप टैक्स स्लैब में आते होंगे वैसे ही उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो टैक्स के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से ओवरऑल
अगर आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है गोल्ड में करना तो या तो आप एसजीबी में ही करिए, और अगर आपको लिक्विडिटी में कंसर्न है कि आपको गोल्ड में 2 या 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है या 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो आप गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स में कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड में नहीं करना इन्वेस्टमेंट, ये मेरी सलाह होगी, वो ध्यान में रखिए। फिर आता है इंटरनेशनल फंड। अभी इंटरनेशनल फंड में सिमिलरली अगर डेट टैक्सेशन जैसा नहीं है तो उसमें निवेश करना भी काफ़ी सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके ओवरऑल रिटर्न्स, अगर आप पूरा जो इंटरनेशनल फंड यानी 100% जो स्टॉक्स वो लोग बाय करते होंगे म्यूचुअल फंड में, जो इंटरनेशनल फंड्स आते हैं, अगर वो आप लेते हैं तो आपका टैक्सेशन जो टैक्स ट्रीटमेंट है एज पर इनकम स्लैब हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको मार पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन डोमेस्टिक फंड्स हैं उसमें कुछ कुछ फंड हाउसेस 30% 20% एक्सपोजर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो आप देख सकते हैं। या तो आप इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक से भी निवेश करने का सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टैक्सेशन की इतनी मार नहीं पड़ेगी जितनी आपकी प्योर इंटरनेशनल फंड्स में जब आप निवेश करते हैं उसमें पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कि आप जब भी आप गोल्ड कर रहे हैं तो आपको एसजीबी को प्रायोरिटी रखनी है। अगर आपका गोल्ड, आपका निवेश का जो वक्त है वो ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, 8 साल का अगर रहेगा, 5 साल से ज्यादा रहेगा तो एसजीबी अच्छा है। इंटरनेशनल फंड में, आपके डोमेस्टिक फंड्स में जहां पे वो लोग एक्सपोजर लेते हैं 35%, 20%, 35% से नीचे, उसमें आप कर सकते हैं। और तीसरी बात, जब आप डेट फंड्स में करना चाहते हैं तो डेट फंड्स की मैं बात करूंगा तो अभी भी काफी एट्रैक्टिव है डेट फंड्स, अगर मैं उसको फिक्स डिपॉजिट्स के साथ कंपेयर करूं तो। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स में हमको पता है कि जब हमको टैक्स लगता है तो उसमें टीडीएस कटता है, भले कोई भी आप इनकम टैक्स स्लैब में हो, तो वहां पे अगर हम डेट फंड्स के साथ कंपेयर करें तो डेट फंड्स में जब हम निकालेंगे पैसा तभी आपको उसके ऊपर टैक्स, आपके गेन के ऊपर आपको टैक्सेशन लगेगा एज पर इनकम स्लैब। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं तो आज भी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड के मुकाबले, एफडी और डेट फंड के मुकाबले में अभी भी डेट फंड काफी अट्रैक्टिव है। तो डेट फंड के साथ लॉन्ग टर्म अगर रखना है पैसा, और या तो शॉर्ट टर्म रखना है, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा है, तो डेट फंड अभी भी फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर में काफी अच्छा होगा। ओके, चलिए, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के बारे में क्विकली विरल ने काफी सारे बातें बताई कि गोल्ड, डेट या इंटरनेशनल फंड्स के रेलेवेंस क्या है, कितना पोर्शन होना चाहिए, गोल्ड ले रहे हैं तो क्या चुने, बाकी फंड्स ले रहे हैं तो क्या चुने। और अगर कोई और प्रिसाइज स्ट्रैटेजी आपको चाहिए तो अगेन डिटेल्स के साथ अपना सवाल आप लिख भेज सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे ही। चलिए, अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनुपम दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, एक्चुअली मेरे पास जो फंड है आपको दिया हूँ, तो क्वेश्चन एक है, ये फंड चॉइस मेरे लिए ठीक है कि नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए, और मान के चलिए 10 साल अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, मेरा कितना कॉर्पस हो सकते हैं, और कुछ चेंजेस है तो भी बताइएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका सवाल है वो 34,000 की जो एसआईपी चल रही है उसको लेकर है। 34,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख के आसपास है। 15 साल का होराइजन है। फंड्स अगर मैं बताऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए पर मंथ, मेरे एसेट में 5,000 ईच पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2,000 रुपए महीना, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सेस बिजनेस साइकिल्स फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन सब में 2 से 3,000 रुपए महीना, यानी टोटल 34,000 की एसआईपी। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, किसी बदलाव की जरूरत है क्या। दूसरा, ये जानना चाहते हैं 15 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। इसके अलावा ये वीकली बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसबीआई काउंटर में 1,000 पर वीक, क्वांट एक्टिव में 1,000 पर वीक और टाटा स्मॉल कैप में 150 रुपीज पर डे। बताइए सजेशंस। दीपाली जी, अनुपम जी को मैं यहाँ पे पहले तो ये सलाह देना चाहूँगा कि 11 फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, 34,000 की वो एसआईपी कर रहे हैं। तो फंड को अगर थोड़ा सा कम कर सके, 6 से 7 फंड में एक पोर्टफोलियो, आइडियल पोर्टफोलियो बनता है। 5 से 6 फंड, 6 से 7 फंड ओवरऑल अगर रख सकते हैं वो फंड के पोर्टफोलियो में तो काफ़ी अच्छा होगा। तो फंड ज़्यादा है, फंड को कम करने की सलाह है यहाँ पे। और अगर मैं 34,000 की एसआईपी, अगर मैं यहाँ से 15 साल का भी टारगेट रखूँ, हालांकि उन्होंने सिर्फ टारगेट बताया है,
कौन सा फाइनेंशियल गोल के लिए करना है वो भी अगर बता देते तो थोड़ा सा आसान रहता उनको सही तरीके से सलाह देने में। बट हालांकि अगर उनका यहाँ से टारगेट है 2.5 लाख का, यहाँ पे उनकी जो कुछ पोर्टफोलियो वैल्यू भी बनी है, तो ओवरऑल 15 साल में वो 12% का अनुमान मैं लगाऊं तो 1 करोड़ 75 लाख के आसपास वो 15 साल में वो कॉर्पस बना पाएंगे। और अगर यही चीज में 10 साल अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो अनुमान वो 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे 10 साल में, और 15 साल में 1 करोड़ 75 लाख। फंड को कम करे, गोल किस गोल के लिए कर रहे हैं वो बताइए तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। बट ओवरऑल वैसे फंड्स के सिलेक्शन जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो फंड्स के सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। बट फंड की साइज को अगर कम करे तो काफी अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके चलिए, तो थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है पोर्टफोलियो को। 5 से 6 फंड्स ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए 11 फंड की जगह, और लगभग 2.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप आसानी से एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 ईयर्स ऑफ टाइम। आगे बढ़ेंगे, राहुल तिवारी से बातचीत करते हैं, मौजूद है हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड का मैंने शेयर किया हुआ है, उसी पे राय जाननी थी, कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं? ओके तो 30,000 पर मंथ की एसआईपी कितने समय से कर रहे हैं आप इस एसआईपी को? मेरा अभी 7.5 लाख का लगभग कॉर्पस है और पिछले 3-4 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके तो इनके पास 8 म्यूचुअल फंड्स हैं विरल, और जैसे इन्होंने बताया इनकी 30,000 की एसआईपी चल रही है पर मंथ, 3-4 साल हो चुके हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, डीएसपी टैक्स सेवर, कोटक टैक्स सेवर, इन 6 फंड्स में तो ये 4,000 रुपए महीना डाल रहे हैं हर फंड में। 2 फंड्स है आईसीआईसीआई मिड एंड लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, इन दोनों में 3-3 हजार डाल रहे हैं। बताइए इनका 8 फंड्स का पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको? कोई बदलाव करने हैं क्या लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ? करंट एसआईपी 30,000 की है, तो पहले तो मैं कौन से फंड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में से निकलकर उनको मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि वो अगर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप अगर ऐड करे। टैक्स सेवर में भी डीएसपी टैक्स सेवर से निकलकर कॉन्ट का जो टैक्स का प्लान है वो ऐड करे। यहाँ पे भी उन्होंने कितना टेन्योर तक रखना है और क्या कौन से गोल के लिए वो कर रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं दी है। बट अनुमान अगर हम यहाँ पे से देखें कि उनका कुछ कॉर्पस बना हुआ है और यहाँ से अगर वो 30,000 की एसआईपी 10 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो कुछ 67 लाख वो जुटा पाएंगे। अगर वो 15 साल तक यही एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे तो 1 करोड़ 42 लाख के आसपास का कॉर्पस बनेगा। और यही चीज अगर वो यहाँ से लॉन्ग टर्म सोचते हैं और 20 साल तक वो कॉर्पस ये जमा करते जाते हैं एसआईपी को, और 12% के अनुमान से अगर देखें तो 2 करोड़ 75 लाख जितना कॉर्पस वो जुटा पाएंगे ये 30,000 की एसआईपी से 20 सालों में। ओके चलिए, तो ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। आप 2 फंड से निकल सकते हैं, 6 फंड्स रखिए आप, डीएसपी टैक्स सेवर, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में आप जुड़े रहिए। और 10 साल में लगभग 67 लाख, 15 साल में 1.5 करोड़ और 20 साल का समय देंगे तो इसी पोर्टफोलियो से 3.25 करोड़ के आसपास की राशि आप आसानी से एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। दीपक प्रजापति ने हमें भेजा है, 39 ईयर्स इनकी एज है, फिलहाल 9,500 की एसआईपी कर रहे हैं, 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है, 1 करोड़ का इनका टारगेट है। जानना चाहते हैं 1 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए एसआईपी अमाउंट कितना बढ़ाना होगा, किन फंड्स में बढ़ाना होगा, और साथ ही 13 इयर्स के होराइजन के लिए ये कुछ पैसे लमसम भी डालना चाहते हैं। तो जानना चाहते हैं 13 इयर्स के होराइजन से किस फंड में ये लमसम पैसे डाल सकते हैं। फंड्स की अगर मैं डिटेल्स बताऊं आपको तो इनके पास है सुंदरम स्माइल फंड 3,000 रुपए महीना, डीएसपी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ 2,000 रुपए महीना है, मरई एसेट इमर्जिंग में 2,000 रुपए महीना, और कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,000, एसबीआई ब्लू चिप में 3,000। ये सभी फंड्स इन्होंने 2017, 18, 21 में शुरू किए हैं। क्या सजेशन इनके इस पोर्टफोलियो पर?
दीपक जी को सजेशन ये है दीपाली जी कि एक तो उनकी जो करंट एसआईपी है उन्होंने कुछ 3000 की एसआईपी स्टॉप भी कर दी थी 2021 में, और अभी जो करंट एसआईपी है वो 9500 रुपये की है। और अगर मैं वो स्टॉप एसआईपी को भी कंसिडर करूं तो अभी तक लगभग 2 लाख के आसपास की उनकी कुछ पोर्टफोलियो वैल्यू बनी होगी। और अगर ये ही कंटिन्यू करते हैं 9,500 रुपये की जो एसआईपी वो अगर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 10 साल तक, तो कुछ पोर्टफोलियो अराउंड 28 लाख के आसपास बन सकता है। 12% का अनुमान लगा दे। अनुमान पिछले कुछ सालों से अगर मैं 10 साल या 15 साल या 20 साल का भी लूँ तो करीबन 14, 16, 18% तक भी म्यूचुअल फंड में आया है। डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में गारंटेड नहीं होता है, एश्योर्ड नहीं होता है, म्यूचुअल फंड कभी लिख कर नहीं देता है। बट 12% का अनुमान अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो 10 साल में वो 28 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। यही चीज़ वो अगर 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो रिटर्न के साथ वो 56 लाख 56 लैक्स का कॉर्पस बना पाएंगे। तो अगर उनको 1 करोड़ अचीव करना है तो उनको कम से कम 20,000 की एसआईपी करनी होगी। अगर उनको ये 15 साल में 1 करोड़ अचीव करना है 9,500 रुपये की एसआईपी से, और यही चीज़ उनको अगर 10 साल में वो अचीव करनी है तो करीबन 43,000 की एसआईपी उनको करनी होगी 1 करोड़ अचीव करने में। 1 करोड़ अचीव करने में कम से कम 10 साल में अगर उनको वो ये अचीव करना है तो एसआईपी की अमाउंट उनको बढ़ानी पड़ेगी अगर वो उनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ हासिल करना है तो। ओके, और जो ये लमसम ऐड करना चाहते हैं पैसा, वो किस फंड में डालेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप, ये 2 कॉम्बिनेशन उनके पोर्टफोलियो में भी मिसिंग लग रहा है। लार्ज कैप ओरिएंटेड और मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है तो एक स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं और फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। 13 साल का अगर यहाँ से वो टाइम फ्रेम रखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, और लमसम इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट यहाँ से 1-2 साल में यानी 23 में और 24 में टुकड़े टुकड़े में वो करे, 25-30 हजार करके वो लमसम को ऐड करते जाए और फिर वो मार्केट का जो मोमेंटम है उसका वो फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो दीपक जी, लमसम अगर आपको डालना है तो आप फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिए चुन सकते हैं। रही बात आपके गोल की, क्योंकि आप 15 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, तो अगर प्रिसाइज बात करें तो आपको 20,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी 15 इयर्स में टू अचीव 1 करोड़, और अगर 10 इयर्स में आप हासिल करना चाहते हैं तो 43,000। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया 15 साल का नजरिया है आपका, तो 9,500 की एसआईपी कर रहे हैं, 10-500 और ऐड करेंगे या स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को आप हासिल कर पाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी, विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और सवाल पूछने के लिए रणविजय हमारे साथ मौजूद हैं। रणविजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं एसआईपी कर रहा हूँ, उसके बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में जानना है कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या उसको कंटिन्यू रखें। कितना समय हो चुका है आपके इस पोर्टफोलियो को? इसको मैम 2 साल हुआ अभी तक। ओके, 2 इयर्स हो चुके हैं। और 4 फंड्स हैं आपके पास? 4 फंड है, और जो रेगुलर प्लान है मैम वो कम से कम 5 साल पहले का है, जिसमें मैं एसआईपी स्टॉप कर चुका हूँ। ओके, ठीक है, तो पूछ लेते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 2000 एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आपके पास 1,000 रुपए डाल रहे हैं आप। कैनरा बुको स्मॉल कैप पे 1,000, और साथ ही पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में भी आप 1,000 डाल रहे हैं। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे? व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। यहाँ पे उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो। फंड काफ़ी सही है, फंड डाइवर्सिफाइड है, सही है। उनकी जो क्वेरी थी कि रेगुलर प्लान्स में जो था वो उनको क्या डायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे उनको यही सलाह दूंगा कि अगर आप
आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम आपको समझ है कि उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट में करिए। रेगुलर में अगर आप करते हैं तो रेगुलर में कोई आपके पास कोई एक सलाहकार होगा जिनके आप उसका फायदा लेकर आप आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। 5,000 की SIP अगर आप 10 सालों में उसको आप करीबन 12 लाख के आसपास जुटा पाएंगे। यही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 सालों में तो कम से कम 23-24 लाख के आसपास आप रकम जुटा पाएंगे। 20 सालों तक अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 46 लाख के आसपास का जो कॉर्पस है वो आप 12% के अनुमान से जुटा पाएंगे। तो आप निश्चित करिए कि ओवरऑल आपको कितना टारगेट करना है और आपकी जो अवधि है वो कितनी आपको रखनी है आपके इन्वेस्टमेंट में। आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपके निवेश को उतना ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको रिटर्न आ सकते हैं। तो आपका टाइम जो है वो टाइम फ्रेम नक्की करिए, किस गोल के लिए करिए वो निश्चित करिए। और रेगुलर और डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट से रेगुलर से डायरेक्ट में भी जाना है तो आप सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं वो सोचिए और फिर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए सजेशन आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और कितना आप राशि एक्यूमुलेट करेंगे 10, 15 या 20 ईयर्स में, वो तमाम बातें भी आपको बताई गई हैं। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है, लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स, किन 4 फंड्स के साथ वो जाने की सलाह देंगे, कहाँ पर है मौका पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मिलाकर। तो बताइए विरल, क्या चॉइसेस है आपकी? दीपाली जी, 4 फंड मेरे यहाँ से टैक्स प्लानिंग जो है वो अप्रैल से ही शुरू करनी चाहिए लोगों को। इसके लिए मेरा जो सजेशन है वो कॉन्टेक्स प्लान का है, उसमें वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, ये जो मार्केट चल रहा है उसमें मिड, लार्ज और स्मॉल तीनों में एलोकेशन होना चाहिए। लार्ज का एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए फ्लेक्सी कैप मैं सजेस्ट करूंगा। सेक्टर वाइज बैंकिंग और फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। और अगर यहाँ से गोल्ड की मूवमेंट देखे, इक्विटी की मूवमेंट देखे, डेट का पोर्टफोलियो अगर देखे, जिस हिसाब से मार्केट है उसमें एक एसेट एलोकेटर जो है ICICI का वो भी देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स विरल की ओर से, और इनके साथ आप कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। नमस्कार।